हेलो, हाय, गुड इवनिंग और मैं आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करना चाहती हूँ आज के बीइंग ऑसम विद मास्टर्स में। आज का सेशन बहुत पावरफुल होने वाला है। आप बने रहिए पूरे सेशन में, बहुत सारे कुछ नए नए चीज़ें आपको जानने मिलेंगे और नई चीज़ें सीखेंगे। आप कभी ऐसे इवेंट में गए रहोगे जब आपको माइक घुमा के आपको बोला जाता है कि कुछ आपको शेयर करना है या बोलना है, तो क्या आप हिचकिचाते हो या फिर आप ऐसे प्रॉपरली आके बोलते हो, या आप सिर्फ नजरें घुमाते हो कि मुझे इस बोलने को ना बोले, या फिर आप ऐसे जाके अटेंटिवली खड़े होके पैशनेटली बोलते हो? आप कौन से टाइप के हो? अगर आप नजरें चुराते हो जब आपको बोलने के लिए बोला जाए, तो आज के सेशन में हम बहुत बहुत पावरफुल बातें करने वाले हैं, जिससे आपके लाइफ में कभी ऐसा मौका फिर से नहीं होगा कि आप हिचकिचाहट करोगे। और अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में काफी अच्छे हो, तो आपको कुछ ना कुछ न्यू टिप्स और नई चीजें जरूर जानने मिलेगी। तो आप पूरे सेशन के लिए बने रहिए और बहुत मजा आने वाला है। हमारे आज के जो मास्टर है वो बहुत बहुत पावरफुल मास्टर है। उन्होंने वो सर्टिफाइड ट्रेनर है। उन्होंने काफी सारे इवेंट्स किए हैं। उन्होंने हर एक एज ग्रुप के साथ में इवेंट किए हैं। पब्लिक स्पीकिंग के लिए बच्चों के साथ में इवेंट की है, लोगों के साथ में इवेंट किया है, पुलिस के साथ में इवेंट किया है, इवन सीनियर सिटीजन लोगों के साथ में इवेंट किया है। ऑडिटोरियम इवेंट के भी काफी उनके एक्सपीरियंस है। इतने सारे लोगों के साथ, डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के साथ में उनका इतना एक्सपीरियंस है। तो आज हमें हर एक एज ग्रुप के हिसाब से क्या थॉट प्रोसेस होते हैं और कैसे कोई भी इंसान हो, भले आप बच्चे हो बड़े हो, आपको सीखने जरूर मिलेगा यज्ञेश जी के एक्सपीरियंस से। और यहाँ पे हमारे साथ यज्ञेश जी मौजूद है। मैं बहुत बहुत वेलकम करना चाहती हूँ यज्ञेश जी का। थैंक यू सो मच यज्ञेश जी, बीइंग ऑसम विद मास्टर्स में आके जो आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग के बारे में हमसे बात करने वाले हो, इसके लिए थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच संगीता जी, थैंक यू वेरी मच फॉर अ वार्म वेलकम। कहते हैं कि तारीफ किसी की जाए तो अच्छा लगता है, और आपने तो तारीफ की फूल माला मुझे चढ़ा दी। द अमाउंट ऑफ वर्क दैट आई हैव डिलीवर्ड, old age home, road safety with Mumbai police, and lot several activities, whether it's auditorium events, हर एक्टिविटी से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है। एंड एवरी टाइम इट्स अ स्टेप मूविंग फॉरवर्ड। और यही सब चीजें आज मैं आपसे बताने वाला हूँ। जैसे आप सवाल करोगे, होप सवाल आपके आसान हो ताकि ऑडियंस को जल्दी समझ में आ जाए। या गो हैड संगीता। बट मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे से आंसर करोगे और आप मुझे पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बहुत कुछ अच्छी जानकारी दोगे। तो आप हमसे क्या चीजें शेयर करना चाहते हो पब्लिक स्पीकिंग के बारे में? सो बेसिकली मैं अपनी जर्नी शेयर करता हूँ। कहते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग जो है ना, वो कुछ लोग बहुत आसानी से कर लेते हैं। कहीं पे मैं जाता हूँ, और जब मैं खास करके ऑडियंस में बैठता हूँ, तो कोई पड़ोस वाला बंदा कहता है कि ये जो बंदा है ना, ही इज अ बॉर्न स्पीकर। और तब मुझे कंफ्यूजन आता है कि ये बंदा रियली बॉर्न स्पीकर है, क्या उसने मेहनत नहीं की है? बिकॉज ओनली बेबीज आर बॉर्न नेचुरली, रेस्ट एवरीथिंग हैज टू बी स्किल्ड। अगर कोई कहता है सचिन तेंदुलकर को कि ये बंदा जो है ना, ही इज अ बॉर्न क्रिकेटर, सचिन को अगर पूछा जाए कि बॉर्न क्रिकेटर है, वो कहेगा कि माइट बी, बट मैंने बहुत मेहनत की है। दिन में जितने घंटे होते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम मैंने एफर्ट दिया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट एफर्ट आज वो एक पोजीशन पे पहुंचे हैं। सो वन थिंग, पब्लिक स्पीकिंग अगर कोई कहता है कि वो लर्नेबल स्किल है या नेचुरल टैलेंट है, मेरा जवाब रहेगा कि इट्स अ लर्नेबल स्किल। ओनली थिंग इज माइंडसेट ओपन रहना चाहिए कोई भी चीज सीखने समझने के लिए। या यस, एब्सोल्युटली राइट। जो ये लोगों के मन में ऐसी सोच होगी कि लोगों के पास टैलेंट ही टैलेंट होता है बोलने का, मेरे पास तो टैलेंट नहीं है, मैंने तो कभी बोला नहीं, और वो कभी ट्राई ही नहीं करते पब्लिक स्पीकिंग के लिए। तो उनको आपने अच्छे से आंसर किया कि यस, आप सीख सकते हो और जिसकी ऐसी नहीं होती तो सीख ही नहीं पा सकती। तो राइट। आप पब्लिक स्पीकिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट की, कैसे सब किया, कौन कौन से डिफरेंट टाइप के इवेंट किए? यस। सो ये करीबन 10 साल पहले की बात है।
मैं कोई भी इवेंट में जाता, खास करके खास मोटिवेशनल टॉक्स के लिए मैं अटेंड करना बहुत मुझे पसंद है। आई रियली गो फॉरवर्ड। कभी कोई भी मोटिवेशनल सेशन होता है, वेदर इट्स अ फ्री सेमिनार और इट्स अ पेड सेमिनार, आई लुक फॉरवर्ड। अगर ट्रेनर अच्छा है, मैं चाहता हूं कि मैं जाऊं और मैं बैठूं और मैं इंस्पायर हो जाऊं। तो ये मेरी चाहत बहुत इनसाइट थी। हमेशा वो जो एक डिजायर रहता था कि ये जो लोग सिखा रहे हैं, जो बंदा स्टेज पे सिखा रहा है, मैं भी एक बार आऊं स्टेज पे और लोगों को इंस्पायर करूं। ये एक डिजायर था। पर कहते हैं कि ख्वाब ख्वाब ही रहता है अनलेस एंड अनटिल यू टेक एक्शन। सो मुझे कहा गया था कि पब्लिक स्पीकिंग के लिए एक चीज बहुत जरूरी है। वो क्या है? वो है पब्लिक। बिना पब्लिक के पब्लिक स्पीकिंग कैसे करेंगे? सो अगर मैं चाहता हूं, मेरे ख्वाब है, मेरे ख्वाहिश है कि मैं पब्लिक स्पीकिंग करूं, पर पब्लिक कहां पे लाऊं? तो आई मूव फॉरवर्ड। मैंने ट्रेन द ट्रेनर कोर्स किया। वहां पे मैंने बेसिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं बॉडी लैंग्वेज के रिलेटेड, प्लस कैसे इंटरेक्ट किया जाए, सब बेसिक थंब रूल जो कहते हैं, फ्रेमवर्क या टेम्पलेट, वो मैंने समझा। अभी दिमाग में सब कुछ है। I know the skill. However, skill, knowledge, if not use, is not in use. तो ये जो नॉलेज मैंने गैदर किया, उसे अलग अलग प्लेटफॉर्म में मैं शुरू करना चाहता था कि कोई तो मुझे चांस मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, जहां पे मैं जाऊं और मेरा टैलेंट को एक्सप्रेस करूं। पर हाँ इट जी। इज नॉट कि एक दिन में हो सकता है। ये एक रेगुलर सी एफर्ट होता है, जो मैं हमेशा कहता हूं, इट्स अ प्रोग्रेसिव लर्निंग। सो मैंने शुरुआत में आई स्टार्टेड विथ स्कूल चिल्ड्रन। खास करके काफी अंडर प्रिविलेज स्कूल्स है, एनजीओ है, सोशल सर्विस होते हैं, वहां पे आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट विथ। वहां पे मैंने कुछ इवेंट्स किए एंड दे वेलकम वी विद ओपन हार्ट, क्योंकि उनके चाहिए कि कोई तो आए, हमें सीखा है। और मैं इतने सारे मोटिवेशनल वर्कशॉप्स में अटेंड करते रहता हूँ। आई पे लॉट ऑफ अमाउंट टू लर्न। पर वो नॉलेज जो था वो मुझे शेयर करना था, बिकॉज वंस आई शेयर द नॉलेज, आई अपग्रेड माई सेल्फ। तो ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिला। मैं काफी लोगों को, बच्चों को खास करके सिखाने लगा, एंड स्लोली ग्रेजुअली आई गॉट कॉन्फिडेंस कि बच्चों के सामने मैं इजीली हेलो। कर पा रहा था। बस उसके साथ मैंने फिर और बहुत सारे इवेंट किए हैं। ओल्ड एज होम में मैंने करीबन 1-2 साल मैंने सर्विस किया, जहाँ पे माय रोल वाज टू एंटरटेन देम। हर किसी को चाहिए कि कोई तो हो जो मुझे सुने, कोई तो हो जो राइट। मेरा दर्द महसूस करे। सो ये पर्टिकुलर चीज जो था, उसमें ऐसा हुआ कि मैं जब भी ओल्ड एज होम में जाता था, आई क्रिएटेड अ थीम बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, जहाँ पे लोगों का बहुत सारा मैथड हिस्टोरिकल नॉलेज या बहुत कुछ रहता था। जैसे कि अगर 26 जनवरी की बात करें या 15 अगस्त की बात करें, सो इट्स इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, ये सब थीम रहता था। एंड स्पेशली द ओल्ड एज पीपल, द सीनियर रेसिडेंट्स, उनको बहुत अच्छा लगता था कि हाँ, उन्होंने ये सब चीजें देखी हुई है, कोई तो मुझे आए और मुझे सुने। सो दैट्स वे आई क्रिएटेड अ थीम, जहां पे मैंने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया और फिर कुछ पुराने गाने का एज अ कैरोके ट्रैक, वेयर आई गॉट एन एक्सपोजर टू स्पीक विथ नाउ एज अ डिफरेंट एज ग्रुप। ये जो एज ग्रुप था, इट्स ऑलमोस्ट 60 ईयर्स एंड अबाउ। पहले मैंने शुरुआत की विद स्कूल चिल्ड्रन, फिर वो धीरे धीरे कारवा बनते गया, मुझे अलग अलग मैं अपॉर्चुनिटी को लेते गया। बिकॉज मुझे एक चीज हमेशा, मैंने एक डायलॉग सुना था संदीप महेश्वरी का, ही इज ऑल्सो ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर। तो उनका मैंने एक पर्टिकुलर स्टोरी था जिसमें कहा गया था कि एक इंसान को अच्छा हीरो बनना है, तो वो हमेशा तलाश करता था कि कोई तो मुझे रोल मिले, जो एक अच्छा रोल हो, अच्छा स्क्रिप्ट हो, जहां पे मैं जाऊं और हीरो का किरदार या हीरो का जो रोल है वो मुझे मिले। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, दूसरा इंसान जो था, उसका भी डिजायर था हीरो बनने का, मगर उसके साथ उसने सोचा था कि मुझे एक अच्छा एक्टर बनना है। तो अलग अलग दोनों को स्क्रिप्ट आते गए। एक बंदे ने देखा कि हाँ, ये पर्टिकुलर रोल में मेरा रोल कितना है, ये रोल बहुत छोटा है, ये हीरो के लिए लायक नहीं है, इसे रिजेक्ट कर दिया। पर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, ये बंदे ने देखा कि ये जो पर्टिकुलर कैरेक्टर मुझे प्ले करना है वो एक डेड बॉडी का है। इट्स ओके, मुझे एटलीस्ट एंट्री तो मिल गई, अपॉर्चुनिटी तो मिला, एंड ही गॉट इनसाइड। सो उसके वजह से क्या हो गया कि वो धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी मिलती गई, और फिर अपने आप, लाइक इफ अ पर्सन इज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, अपने आप आगे बढ़ते जाता है, एंड ही गेट्स लॉट ऑफ विजन, लॉट ऑफ फोकस अपने आप आ जाता है। सो
फोकस विथ ईच एंड एवरीथिंग दैट रियली मैटर्स। तो अभी मेरा भी जर्नी ऐसे ही था। आई वॉज लुकिंग कि मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी मिले। फिर मेरा जो था एक इवेंट वो ऑडिटोरियम में था, जहाँ पे मुझे संगीत के रिलेटेड बात करना था। इट वॉज अ अमिताभ बच्चन एंड राजेश खन्ना कंसर्ट था, तो उसके रिलेटेड गाने थे। अभी इवेंट तो था 3 घंटे का, और मेरा जो रोल रोल रहता था वो बीच बीच में आके या तो वो गाने के बारे में मुझे कहना रहता था, उसके बिहाइंड द सीन्स क्या हुआ है, या फिर कुछ जोक शायरी, समथिंग विच आई कैन क्रिएट अ ब्रिज बिटवीन दिस होल थीम सो दैट ऑडियंस इज कनेक्टेड विद द एंटायर प्रोग्राम। सो ये पर्टिकुलर थीम था। अभी गाना सुनना मुझे पसंद है, बट अभी इसकी बात करें तो दिस इज टोटली डिफरेंट। अभी अगर किसी एक्टर की बात करें तो हम सभी को पता है कि क्या है ऑन स्क्रीन, पर बिहाइंड द सीन के लिए बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है। तो ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिला था। ऑलमोस्ट आई हैड अ 3 मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन। 30 मिनट के लिए मेरा 3 मंथ्स का प्रिपरेशन मुझे करना पड़ा, क्योंकि मुझे पता था कौन से गाने हैं, तो गाने के पीछे क्या था, बिहाइंड द सीन्स, गाने के पहले क्या हुआ, तो ये सब मैंने कंटेंट रेडी किया। बिकॉज ओनली थिंग इज के इट वॉज नॉट दैट मुझे वो गाने या उसके प्रति मुझे इंटरेस्ट था, इट वॉज दैट आई वॉज लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी जहां पे मैं लोगों से मिलूं, लोगों से बात करूं, लोगों को मैं इंफॉर्मेशन शेयर करूं। आई क्रिएट अ बेटर रैपो विथ ईच एंड एवरी वन, और वो हकीकत बना। लाइक पीपल लाइक ईच एंड एवरी इवेंट जो मेरा हुए हैं, एंड दैट्स हाउ इट हेल्प। और जब मैं कहता हूं कि पीपल लाइक, देयर आर डाउनफॉल्स ऑल्सो। देयर आर डाउनफॉल्स जो होता है, बिकॉज जिंदगी ही एक एसेबल राइड का है या थंडर राइड का है, वैसे ही होती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। पर जब नीचे जाते हैं तो उतना हमेशा हमें ध्यान रखना है कि द थिंग्स दैट आर पुलिंग अस डाउन, वी नीड टू नोट एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन पुश अप ऑल्सो। क्योंकि अगर कहते हैं कि गेंद को मैं फेंकता हूं, नीचे जाएगा और धीरे धीरे वो नीचे होते जाएगा और फ्लैट हो जाएगा, मगर उसी गेंद को अगर मैं फोर्स के साथ फेंकता हूं तो जो लेवल है उससे भी ऊपर आएगा, विच आई से इट एज बाउंस बैक। वो कैसे होता है? एफर्मेशंस, मोटिवेशंस फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम इनसाइड। तो फिर यही सब थीम्स, यही सब इवेंट्स के रिलेटेड मैं मोटिवेशनल टॉक्स भी लेने लगा विद स्कूल चिल्ड्रन, क्योंकि स्कूल चिल्ड्रन इज समथिंग विच द जर्नी आई स्टार्टेड, काफी मेरा अच्छा रैपो बनता है, बिकॉज आई यूज लॉट ऑफ ह्यूमर। कहते हैं कि लोगों को पिक्चरें देखना पसंद है, टेलीविजन, टीआरपी, वो सब ऐसे ही क्यों होता है? अगर कहे कि ये पर्टिकुलर एजुकेशन चल रहा है और दूसरे जगह पे एक टेलीविजन पे ह्यूमरस या कुछ अच्छा शो चल रहा है, तो कौन सा लोग पसंद करेंगे? ऑफ कोर्स ये वाला इवेंट ज्यादा पसंद आएगा। क्यों? बिकॉज उसमें मस्ती है, कुछ ध्यान नहीं देना, बहुत आसानी से होता है। तो मेरे जो भी एजुकेशन इवेंट्स होते थे उसको मैं ये दोनों को ब्लेंड करता था, और इसे मैं कहता था एड्यूटेनमेंट, विच इज एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट। तो मेरे जो भी वर्कशॉप्स होने लगे, आई यूज सिमिलर टाइप ऑफ ह्यूमरस एनवायरमेंट। जैसे कि हमने एड देखते हैं, मेंटोस खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ, एंड आई यूज द सेम टैग लाइन, मेंटोस खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। एड चलती है, दिमाग की बत्ती जलती है, गारंटी है क्या? तो बच्चे भी कुछ सोचते थे, नहीं गारंटी तो नहीं है, तो अभी क्या करने से गारंटी आएगा? Then I explained some exercises which really helps for increasing the brain power. तो इस तरह से मतलब जैसा थीम रहता है, जैसा एनवायरनमेंट रहता है, वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को मैं समझता हूँ। एंड देन इट्स लाइक, अभी आपने ये सवाल पूछा है तो इट इज गोइंग लाइक एक एक पॉइंट आते जा रहे हैं, द थिंग्स दैट आई हैव डिलीवर्ड एंड विच हैज रियली इंस्पायर्ड द पीपल ऑल्सो। या एब्सोल्युटली राइट। आपने अपनी जर्नी से ये हम सबको बताया कि अगर आपको कुछ करना है तो आप ऐसे वेट नहीं कर सकते कि मुझे कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी या बड़ा इवेंट होगा, बहुत सारे ऑडियंस होंगे तो मुझे स्टार्ट करना है। आप कुछ ना हो के भी स्टार्ट कर सकते हो, जीरो से जर्नी स्टार्ट कर सकते हो और धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हो। जो आपने एक एक्टर की स्टोरी सुनाई कि एक एक्टर परफेक्ट रोल के लिए वेट कर रहा था और एक एक्टर जो भी चीज मिल रही थी वो लेते गया और खुद परफेक्ट होता गया। तो उसमें लोगों को ये चॉइस करना है कि आपको बेटर चीज के लिए वेट करना है या जो चीज मिल रही है वो करके और बेटर बेटर होना है। आपकी जर्नी राइट। सुन के मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिल रही है, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि राइट टाइम नहीं है, अभी तो मेरा इतना पर्सोना ही नहीं है, मेरे इतने फॉलोअर्स ही नहीं है कि मैं पब्लिक स्पीकिंग स्टार्ट करूँ, और वो स्टार्ट ही नहीं करते। कुछ लोग होते हैं कि यूट्यूब वीडियो बनाना है बट वो स्टार्ट नहीं करते बिकॉज मुझे कौन देखेगा, 2 या 3 लोग देखते हैं वो भी घर वाले, तो
मुझे नहीं स्टार्ट करना है, तो मतलब है क्या? अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग में आगे बढ़ना है, आपको खुद को बेटर बनाना है, तो ये मैटर नहीं करता कि आपको कितने लोग देख रहे हैं। आप करते जाओ, धीरे धीरे लोग आपको देखने भी लगेंगे। वेरी ट्रू, राइट। और आपकी जर्नी से मुझे ना, यस, और आपकी जर्नी से मुझे ये बहुत क्वेश्चन आ रहा है कि आपने हमें बताया कि आपने बच्चों के साथ में इवेंट किया है, पुलिस के साथ में इवेंट किया है, टीचर्स के साथ में इवेंट किया है, और ओल्ड एज लोगों के साथ में इवेंट किया है। तो काफी सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो सिंगल एज ग्रुप या सिंगल सेगमेंट के लिए स्पीकिंग करते हैं, बट आपने डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट के लिए की है स्पीकिंग। तो आपने ये कैसे हैंडल किया? बिकॉज हर एक लोगों के साथ में अलग टाइप से बातें करनी पड़ती है, अलग उनके इंटरेस्ट की बातें करनी पड़ती है, उनके लिए अलग अलग टाइप का कंटेंट देना पड़ता है। तो आप ये चीज को कैसे हैंडल करते हो, और क्या देते हो लोगों को कि लोग आपको सुनना पसंद करते हैं? राइट, गुड क्वेश्चन। सो इसका आंसर सिंपल है, ऑडियंस। ऑडियंस को क्या चाहिए? अगर ऑडियंस को चाहिए कि मुझे कुछ एंटरटेनमेंट सुनना है, तो एंटरटेनमेंट देना है। अगर ऑडियंस जो है वो अगर सीनियर क्राउड है, व्हेन आई से सीनियर क्राउड, सपोज मेरा इवेंट है जो कॉर्पोरेट इवेंट है, अभी जब कॉर्पोरेट इवेंट कह रहा हूं तो ऑटोमेटिकली मेरे माइंडसेट में आ रहा है कि जो ऑडियंस रहने वाला है, इट माइट बी अराउंड 30 to 50 years ऑफ एज। इसमें काफी कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स रहेंगे, सीनियर लीडर्स रहेंगे, वीपीज हो सकते हैं। तो अभी ये मेरा पता चल गया कि जैसे आपने कहा कॉर्पोरेट इवेंट, अपने आप मेरे दिमाग में चलने लगा कि प्रोसेसिंग होने लगा कि व्हाट इज द थीम दैट आई नीड टू वर्क अपॉन। बिकॉज हर इवेंट के हिसाब से मुझे अपना रोल को, कैरेक्टर को बिठाना पड़ेगा। इफ आई एम डूइंग एन इवेंट फॉर चिल्ड्रन और मैं जो अंदाज में लेके जा रहा हूँ फॉर कॉर्पोरेट, इफ आई यूज द सेम, it will not work. And if I'm using the corporate way to deliver the children, वो बोर हो जाएंगे। तो इसीलिए मतलब अभी काफी मैं यही देखता हूं कि कौन सी चीजें लोगों को ऑलरेडी पता है और वो इजीली कनेक्ट हो जाए। अभी जब मैंने अभी एग्जांपल दिया मेंटोस खाओ दिमाग की बत्ती चलाओ, ये बच्चों को पता है और इजीली कनेक्ट हो गए। अभी यही कि अगर संगीत इवेंट होता है जहां पे लोगों का रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि मुझे कोई ज्ञान दे, ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे कोई एंटरटेन करे, कोई मस्ती हो, मस्ती का माहौल हो। तो मैं क्या कहता हूँ शुरुआत में, मोस्ट प्रोबेबली आप यहाँ आए किस लिए, तो नॉर्मली वो कहेंगे कि XYZ की शादी के लिए है। तो हमेशा एज अ स्पीकर, वेदर इट्स अ होस्ट, MC, एंकर, हमें ये पता रहना चाहिए कि लोग वहां पे क्या सुनने के लिए बैठे हैं। क्योंकि ऑडियंस का अटेंशन स्पैन जो है ना, वो सेकेंड्स के बराबर है। कुछ रहता था कि 10 साल पहले लोग 5-10 मिनट का धीरज रखते थे, सुनते थे। पर अभी विद द चेंजिंग टाइम, जैसे पहले सिर्फ यूट्यूब ही रहता था, अभी इंस्टा आ गया है, शॉर्ट वीडियोस आ गए, टिकटॉक था चला गया, मगर शॉर्ट वीडियोस का जमाना है। तो साथ में ही लोगों का जो फ्रैक्शन ऑफ टाइम ऑफ अटेंशन है वो भी बहुत कम हो गया है। तो आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा अटेंशन ग्रैब करना है। तो हमेशा मैं 3 वर्ड यूज करता हूं जो मेरे जो भी इवेंट्स होते हैं उसमें। नंबर 1, अटेंशन। एक बार अटेंशन आ गया है, उसके बाद सेकंड फेज होता है ये अटेंशन को रिटेन करना है, रिटेंशन। और जैसे रिटेंशन हो गया फिर उसको ऑप्टिमाइज करना है, दैट इज ऑप्टिमाइजेशन। सो ये 3 प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं और देयर आर हाई चांसेस कि ऑडियंस जो है वो मोबाइल पे या तो आजू बाजू के साथ गपशप नहीं करते, वो आपकी बात सुनते हैं और उनको मजा आता है। मेन थिंग इज उनको मजा आना चाहिए, एंड विद दैट मजा आपका जो मैसेज है उससे आप भटक ना जाओ। काफी बार ये भी हो जाता है कि मुझे कहना था कुछ और मैं बोल नहीं पाया, मेरा समय खत्म हो गया, आई एम आउट ऑफ टाइम, और जो मेरा मेन पॉइंट था वो डिलीवर ना हो। सो कीपिंग इन माइंड कि मेरे पास कितना समय है, बिकॉज फॉर अ पब्लिक स्पीकर giving a speech is not important, giving a speech in a given time, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्योंकि उतने समय में आपको अटेंशन ग्रैब करना है, आपको आपका मैसेज देना है, साथ में CTA, दैट इज कॉल टू एक्शन। आप चाहते क्या हो कि एंड में क्या हो, लोग सिर्फ ताली बजाए, लोग आपके पास आए, लोग आपको फॉलो अप करे, लोग आपके पास, आपने कुछ फीडबैक मांगा रहेगा वो फीडबैक दे, या तो आपने पेमेंट मांगा है कि अगर आपको इंटरेस्ट है नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए तो क्या है आपका रिक्वायरमेंट। ये सब अगर आपके दिमाग में क्लैरिटी रहता है तो कोई भी इवेंट हो, ऑडियंस का अंडरस्टैंडिंग, आपका अंडरस्टैंडिंग, एक रैपो बिल्ड हो गया, देन इट्स डन। आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया, और आपने जो आज का
टॉपिक है द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। ये एग्जाम्पल से बता दिया कि पब्लिक स्पीकिंग सच में एक आर्ट है, जहाँ पे आपको देखना है कि ऑडियंस कौन से आने वाले हैं, ऑडियंस आपको कैसे सुनना चाहते हैं, आपसे क्या सुनना चाहते हैं। राइट। और मुझे पता है आपके ऑडियंस आपसे बहुत एंटरटेन होते रहेंगे, जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि बच्चे लोगों के लिए मेंटोस वाला डायलॉग से वो सुनने के लग जाते हैं आपको। ये कहा जाता है कि पब्लिक स्पीकिंग वर्ल्ड में सबसे सबसे डरावनी चीज है, तो इस पे आपका क्या कहना है? सो दो चीजें मैं बताता हूँ। अभी जैसे कहा कि ऑडियंस को काफी पसंद आता है जो भी मेरे इवेंट्स होते हैं, तो कल का एक इवेंट था जो एक हैंडराइटिंग एनालिसिस था कि कैसे हैंडराइटिंग से लोग आपका भविष्य बता सकते हैं, आपके पास्ट में क्या हो चुका है वो ग्राफोलॉजिस्ट जो कहते हैं, जो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट है, वो बता सकते हैं और आप क्या अभी कर सकते हो। तो उसमें कल के प्रोग्राम में मैंने पूरा करीबन 2.5 घंटे का लाइव इवेंट था, जैसे अभी हम कर रहे हैं वैसे ही 2.5 घंटे का लाइव इवेंट था जो मेरा इंटरव्यू बेस्ड था, जहाँ पे आई वॉज इंटरव्यूइंग ग्राफोलॉजिस्ट और हर एक क्वेश्चन को मैंने स्क्रिप्ट बेस्ड बनाया था, कंसिडरिंग कि जो भी मैं पूछ रहा हूँ वो रिलेवेंट हो, ऑडियंस को इंटरेस्ट आए, ये पूरा पकड़ के। तो उसमें बहुत सारे लोगों का सवाल थे कि मैं सिग्नेचर को कैसे समझूं, क्योंकि सिग्नेचर से पैसा, लोग सिग्नेचर चेंज करते हैं, वाई, बिकॉज मोर मनी समथिंग। अभी ये जो मेरे को फैक्टर था, मेरे को क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछ सकते हैं, मगर इसी चीज को कैसे पूछ सकते हैं। तो ये पूरा आप देखना चाहते हो तो YouTube पे अवेलेबल है। सो दैट इज वन थिंग, एज यू आस्क के उसमें जो फीडबैक मिला था, इट वाज फैबुलस, ऑडियंस रियली लव द प्रोग्राम। सेकंड क्वेश्चन जो आपका था कि कहते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग इज फियरफुल, लोगों को डर लगता है, और फोर्ब्स मैगजीन या कहीं पे भी आप सर्च करते हो तो आता है कि नंबर 1 फियर इज फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। इजंट दैट ट्रू? तो ये राइट। रिसर्च कहता है और ये ट्रू भी है। तो अभी इसके पीछे मैं बात करता हूं कि ये जो है ना, हम बरसों से सुनते आए हैं। जब बच्चा छोटा रहता है, सिंस चाइल्डहुड उसे एक चीज कहा जाता है, मुझे भी कहा गया था कि स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करना है, डू नॉट स्पीक टू स्ट्रेंजर्स, अगर अनजान लोगों से बात नहीं करना है। अभी ये तो बच्चा छोटा था, ठीक था, पर जब बच्चा बड़ा हो गया और जैसे ही बड़ा होते गया वो लोगों से बात करने लगा, मगर अनजान लोगों से बात नहीं करना है, ये उसके दिमाग में ख्याल था। तो बच्चा बड़ा हुआ और ये ख्याल उसके अंदर और रॉक सॉलिड बनते गया, बिकॉज व्हाट इज योर रूट्स दैट क्रिएट्स योर फ्रूट्स। अभी ये बच्चा जब छोटा था तभी उसके दिमाग में ये फीड हो गया था कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करना है, और जब बच्चा बड़ा हो गया, कॉलेज में आया, ही इज नॉट कंफर्टेबल टू स्पीक टू स्ट्रेंजर्स। द रीजन, बचपन में सुना था कि अनजान से बात नहीं करना है, बचपन तक ठीक था, मगर ये जो माइंडसेट था, फ्रेमवर्क था, उसे चेंज करना बहुत जरूरी था। तो ये अभी चेंज नहीं हुआ था। तो ये जब बड़ा होता है और खास करके जब वो जॉब पे आता है, इंटरव्यूज पे आता है, तो वो घबराता है। घबराता इसलिए नहीं है कि वो पर्टिकुलर टॉपिक में वो प्रिपेयर नहीं है, ही माइट बी स्किलफुल इन दैट पर्टिकुलर डोमेन, हाउएवर लोगों के साथ घबराते हैं क्योंकि उसने कभी बात नहीं किया है स्ट्रेंजर्स के साथ। पब्लिक स्पीकिंग में वही होता है कि आपको लोगों से बात करना है। अगर आप सेल्स की बात करो, मार्केटिंग की बात करो, फाइनेंस की बात करो, किसी भी डोमेन की बात करो, आपको अनजान लोगों से बात करना बहुत ही जरूरी है। तो ये मेरे हिसाब से ये एक पॉइंट इसीलिए आता है कि लोगों का माइंडसेट जो है ना, वो पहले से ऐसा ट्रेन हो चुका है कि पब्लिक स्पीकिंग इज फियरफुल। तो जब भी ये कहते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग इज नंबर 1 फियर, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इसीलिए मैं कहता हूं जो मैंने शुरुआत में कहा था, पब्लिक स्पीकिंग इज अ स्किल विच इज अ लर्नेबल स्किल। और लोग अगर उस पर मेहनत करते हैं, समझते हैं टेक्निक्स एंड मेथड, ऑटोमेटिकली देयर आर हाई चांसेस ये जो फियर है वो फियर निकल जाएगा, एंड द पर्सन गेट मोर कंफर्टेबल, बिकॉज ये पूरी बात माइंडसेट की है। यस। वाह, आपने काफी सही कहा कि बच्चे लोगों को सिखाया ही ऐसे जाता है कि आप बात मत करो अनजान लोगों से, उसी वजह से बच्चे लोग बात नहीं करते और वो चीज उनके माइंड में बैठ जाती है, तो आगे जाके वो अननोन से बात नहीं करते, कॉलेज में या इंटरव्यू में कंफर्टेबल नहीं होते लोगों से बात करने के लिए। और कहीं ना कहीं यही रीजन है कि पब्लिक स्पीकिंग लोग इजीली नहीं कर पाते। बट जैसे आपने कहा कि पब्लिक स्पीकिंग स्किल सीख सकते हैं, तो लोगों को बस उस पर वर्क करना है। और जो आपने आपके कल के बारे में बताया कि कल आपने एक इवेंट
अटेंड करा था, एक इवेंट किया था जिसमें हैंड राइटिंग से कैसे पता किया जा सकता है। ये तो मुझे बहुत यूनिक लगा और ऑसम लगा कि कोई कैसे हैंड राइटिंग से फ्यूचर जान सकता है। मैं जरूर देखूंगी, आप लिंक हमें भी शेयर करिए ताकि हम भी जाने कि फ्यूचर कैसे देखा जा सकता है हैंड राइटिंग से। और एक आपने कहा था कि हैंड राइटिंग से या साइन से हम मनी भी एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं। वो तो मुझे लगता है काफी सारे लोगों को सीक्रेट जानना होगा, पर ठीक है, राइट। वो आउट ऑफ द टॉपिक हो गया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पब्लिक स्पीकिंग का स्किल क्यों इम्पोर्टेंट है सीखना। इसका मैं एक ही डायलॉग अक्सर यूज करता हूं। वो डायलॉग है कि अ स्किल that can help a person to grow in life and grow in life is public speaking. अभी एक एग्जांपल मैं यूज करता हूं। अगर आप ट्रेन में जाते हो, बस में जाते हो, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप ट्रैवल करते हो, अगर आपने देखा रहेगा, आप तो ऐसे ही बैठे हो, वहां पे दो अनजान लोग हैं जो आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे को इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, और फिर एट द एंड आफ्टर सम टाइम वन पर्सन is exchanging visiting card with the other person and same other person is exchanging visiting card. अभी उसका इंटेंशन क्या है? टू इंटेंशंस। एक इंटेंशन ये है कि मैं कुछ बिजनेस कर रहा हूं या प्रोफेशन में हूं, मुझे कुछ उसमें ग्रोथ मिले, इसलिए मैं अपना विजिटिंग कॉन्टेक्ट डिटेल्स में दे रहा हूं। एंड सिमिलरली उन सेकंड पर्सन के पास में भी वही ख्याल रहेगा। और सेकंड है कि अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो। अभी ये जो आपने देखा, ये क्या हुआ? ये एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है फॉर बेटर ग्रोथ। अभी ये वन टू वन हुआ। वॉट इफ सेम पर्सन इज डूइंग वन टू मेनी? एक के सामने वो 100 लोग हैं, 1000 लोग हैं, तो क्या है? तो उसका जो पोटेंशियल था ग्रोथ का, जो 1:1 था, वो 1:100 हो गया, 1:1000 हो गया। तो ये कभी पॉसिबल है व्हेन यू आर एड्रेसिंग टू मोर पीपल। That is can be done in public speaking. So a skill that can help a person to grow and glow in life is public speaking. बहुत अच्छा आंसर किया आपने कि अगर आपको वन टू वन करके ही अपना काम करना है, या आप वैसे बिजनेस में हो कि वन टू वन से ही कर रहे हो, तो आपकी ग्रोथ कम होगी। बट आप 1 to 100 करोगे तो 100 लोगों को एक साथ में आप अपनी चीजें बताओगे, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओगे, तो ऑब्वियसली बिजनेस 100 टाइम्स एक्स्ट्रा बढ़ेगा आपका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है सीखनी। आपने बताया कि ये इम्पोर्टेंट स्किल है, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे ऑडियंस के साथ में शेयर करें कि ये जो इम्पोर्टेंट स्किल है वो कैसे वो लोग सीख सकते हैं, कैसे पब्लिक स्पीकिंग में कंफर्टेबल हो सकते हैं। ओके, सो इसे मैं सिंपल स्टेप्स में बताता हूँ। बिकॉज पब्लिक स्पीकिंग इज एन आर्ट। उसे हर चीजों में अगर बारीकी से देखें तो बहुत कुछ है, पर ऑन अ वाइडर टर्म मैं अभी बताता हूँ कि बेसिकली पब्लिक स्पीकिंग में 4 चीजें बहुत जरूरी है। पहली चीज, आप जब भी ऑडियंस में, अगर ऑडियंस में कोई एक पर्सन है और एक आदमी जो स्टेज पे आ रहा है, एंड इफ देयर इज अ पर्सन, तो ये पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है वो आपको पता रहना चाहिए। ये पर्सन को एक्साइटमेंट रहना चाहिए आपको सुनने के लिए। अगर आप स्टेज पे आ रहे हो तो पर्सन आपको जानता है नहीं जानता, आपको पता नहीं है। सो द नंबर वन, द फर्स्ट स्टेप दैट कम्स इट, व्हाट यू कैन डू इवन बिफोर यू कम ऑन स्टेज। आप ऐसा क्या कर सकते हो कि लोगों को सुनने के लिए बेकरार हो, लोग पहले से ही एक्साइट हो कि अरे ये पर्टिकुलर बंदा आ रहा है या बंदी आ रही है, मुझे उससे सुनना है। अब तक आप स्टेज पे आए नहीं हो, या स्टेज पे आए हो मगर डाइस पे नहीं आए हो, माइक पे नहीं आए हो, तो पहला चीज ये आता है कि आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि लोग आपको सुनने के लिए बेकरार हो। ये नंबर वन थिंग है। फिर सेकंड स्टेप आता है कि जैसे आप स्टेज पे आ गए, आप क्या बात करोगे, आप कैसे शुरुआत करोगे। अगर आप रेगुलर, अगर आप कोई सोशल फंक्शन अटेंड करते हो तो वहां पे आप देखते हो कि हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एक्स वाई जेड डोमेन और एक्स वाई जेड टॉपिक, आज हम ये बातें चीज करने वाले हैं। ये क्या हो गया? इसे मैं कहता हूं ट्रेडिशनल मेथड। ये हर कोई करता है। इससे बेटर मेथड है जो अभी मैं बता रहा हूं 4 स्टेप में, जिसमें पहले मैंने ये कहा कि आप आए उसके पहले ऑडियंस आपको सुनने के लिए बेकरार हो। नंबर 2, आप कैसे शुरुआत करोगे कि आप जैसे शुरुआत करोगे तो लोग दीवाने हो जाए, लोग आपको सुनने के लिए, लाइक द एक्साइटमेंट विच यू गॉट इट इज ऑप्टिमाइज ऑल्सो। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में 3 प्रिंसिपल कहा था।
अटेंशन, रिटेंशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो ये जो सेकेंड फेज है उसमें आया कि हाउ टू स्टार्ट योर कम्युनिकेशन, आप कैसे शुरुआत करते हो। अभी कुछ लीडर्स होते हैं, जैसे ही वो शुरुआत करते हैं, हल्के से एक दो शब्द भी बोल दिया या एक दो लाइन कह दिया, लोग तालियां बरसाते हैं। क्यों? कुछ तो जादू है, कुछ तो है फैक्टर। तो ये सेकेंड स्टेप होता है जिसके अंदर हाउ टू स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। फिर थर्ड आता है, आपने शुरुआत कर दी, अभी आता है मेन सब्जेक्ट जो बॉडी है, कि आप ये जो आपका कंटेंट है उसे कैसे डिलीवर करोगे। इफेक्टिव कंटेंट डिलीवरी, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है। एक जो होता है आपका कंटेंट, आप कंटेंट जो बताने वाले हो वो वैलिड हो, वो रिलायबल हो, हॉनेस्ट हो, इंटीग्रिटी के साथ हो। तो एक सबसे पहला हुआ, ये एक चीज हुआ। और दूसरा होता है कि आप कैसे पेश करते हो, आपका स्टाइल क्या है, आपका अंदाज क्या है। आप हमेशा ऐसे ही खड़े रह के पेश करते हो या आप हाथ यूज करते हो, बॉडी लैंग्वेज यूज करते हो। वोकल वेराइटी, द वे यू डिलीवर अप एंड डाउन, कितना वर्ड्स एक मिनट में डिलीवर होना चाहिए ताकि लोग आपको सुनने के लिए पसंद हो। अगर ज्यादा तेज बोलते हो या ज्यादा कम बोलते हो, ज्यादा स्लो बोलते हो, बहुत सारी चीजें हैं। ये हमेशा वेरिएशन, कौन सा वर्ड है, कौन सा आपको एक्सपेक्टेशन है, ऑडियंस क्या रिएक्ट करे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आता है थर्ड स्टेप में। और लास्ट स्टेप जो है, हाउ वी आर गोइंग टू क्लोज योर प्रेजेंटेशन या क्लोज योर एनी इवेंट। क्योंकि कहते हैं कि अंत भला सब भला। और लोगों को अगर एंड जो है ना, अगर सडन स्टॉप हो गया, कि अगर मैं कुछ इवेंट्स में बैठता हूं तो मैं देखता हूं एनी क्वेश्चंस, तो ऑडियंस कहते हैं नो क्वेश्चन। तभी दो चीजें हैं, या तो ऑडियंस सब कुछ समझ गया है, या तो ऑल क्लियर, सब कुछ ऊपर से गया है। तो अभी ये जो पर्टिकुलर है ना, वो स्पीकर के दिमाग में, चेहरे पे दिखने लगता है कि अरे कुछ तो पता नहीं, मैंने बोल तो दिया, सब कुछ शेयर कर दिया, लोगों ने सवाल तो किया नहीं है, तो पता नहीं समझा कि नहीं समझा, ऐसा होता है। या फिर पूछा एनी क्वेश्चन और ऑडियंस ने कुछ पूछा ही नहीं, तो अभी दूसरा ख्याल ये आया कि अरे बहुत इनकरेक्ट वे ऑफ एंडिंग हो गया, या फिर कोई गलत सवाल कर दिया। तो ये पर्टिकुलर नोड जो है ना, वो इतना परफेक्ट नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर एब्रप्ट स्टॉप होता है ना, तो लोगों को, ऑडियंस को हमेशा एक इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन जाता है या तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन जाता है। तो आपका एंड आप कैसे कर सकते हो कि ताकि लोग आपका एंड के वजह से आपको लंबे समय तक याद रखें। सो दैट इज अ फोर्थ स्टेप, दैट इज हाउ यू कंक्लूड योर प्रेजेंटेशन, योर टॉक। या तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि आपने जो चीजें कही वो लोग ध्यान रखेंगे, बट आपने एक पॉइंट कहा कि आप कुछ ऐसा करो कि आपके आने के पहले ही लोग एक्साइटेड हो आपको सुनने के लिए। तो कोई क्या कर सकता है कि लोग उसके लिए एक्साइटेड हो जाए जब उनका टर्न आए बोलने के लिए? सो मेरा जो ऑफिशियल कोर्सेज होता है उसके अंदर मैं ये चीजें डिटेल में जाता हूं, पर आपने पूछा है तो मैं ऑफकोर्स ये आंसर दूंगा। अभी आप ऑडियंस में बैठे हो और ये पर्टिकुलर स्टेज है, ये स्टेज पे होस्ट है, वो स्पीकर जो आने वाला है उसके बारे में ये पर्टिकुलर होस्ट बता रहा है। अभी ये पर्टिकुलर होस्ट जो है वो कह रहा है कि अभी जो पर्सन आने वाला है वो एक रिस्पेक्टेड डिग्निटरी है, उसने बहुत सारी चीजें अचीव की है। अभी ये पर्सन जो है स्टेज पे ही है, मगर अभी वो डाइस पे आएगा या तो माइक पे आएगा, तो ये पर्सन जो है ना वो पहली बार आ रहा है, थोड़ा नर्वस है। अभी वो नर्वस है ना, तो वो नीचे देख रहा है, उसकी नजर नीचे है, उसके हाथ में पेन है, वो फिगल कर रहा है। अभी स्टेज पे तो आया नहीं है, माइक पे आया नहीं है, स्टेज पे है मगर माइक पे आया नहीं है। अभी आप एज अ ऑडियंस आप देख रहे हो, आप तो पहली बार मिलोगे उनसे, भले वो टेक्निकली स्ट्रांग हो। अभी ऑडियंस अगर आप इसको देखोगे तो अभी आपका नजर क्या रहेगा, वो बंदा जो है वो कॉन्फिडेंस लो है, आपकी एक्साइटमेंट कितनी रहेगी। हाँ, अगर टेक्निकली वो साउंड रहेगा, थोड़ा एक्साइटमेंट रहेगा, मगर ये एक्साइटमेंट कितनी रहेगी। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये जो पर्सन है वो इरेक्ट खड़ा है, उसका जो बॉडी लैंग्वेज है वो सही है, चेहरे पे मुस्कान है। बिकॉज आई ऑलवेज से स्माइल इज अ सर्टिफिकेट ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं और मैं अभी, ये मेरा रिएक्शन था तो क्या हो गया, नर्वसनेस, क्या था मैं सोच रहा हूं, मुझे पता नहीं है, मेरे मेरे शब्द कम है, पर इसी के बदले अगर मैं मुस्कुरा रहा हूं
तो अभी इसमें क्या हो गया कि लोग परेशान है कि ये बंदा मुस्कुरा रहा है तो कुछ तो चीज है जो हम में से कुछ तो है जो मैसेज देना चाह रहा है। तो दैट्स द रीजन स्माइल इज अ सर्टिफिकेट ऑफ कॉन्फिडेंस। मुस्कुराना बहुत ही जरूरी है। तो ये एक बात हुई जहां पे स्माइल के साथ अगर वो बंदा ऑडियंस को देख रहा है, नाउ इट क्रिएट्स अ डिफरेंट इम्पैक्ट। अभी वो बंदा अभी डायस पे आएगा या बंदी आएगी, सो पीपल विल बी एक्साइटेड टू लिसन। अभी जैसे आपने ये कहा कि दैट इज वन थिंग, ये काफी बार आपने सुना भी होगा। नाउ आई एम टेलिंग अनदर पॉइंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और काफी लोग इसे यूज करते हैं व्हेन यू सी सीनियर लीडर्स, सेलिब्रिटीज और पॉलिटिकल लीडर्स ये चीजें करते हैं, एंड दैट्स द रीजन एज अ ऑडियंस यू पीपल आर इंटरेस्टेड टू एंड इंक्लाइंड टू लिसन टू इट। ये एक मेथड है जिसे कहते हैं कि पॉज एंड पेन मेथड। क्या आपने सुना है पॉज एंड पेन मेथड? नहीं। नहीं सुना है। आई एम श्योर दैट मेनी पीपल जो भी अभी देख रहे हैं उन्होंने भी शायद से ये नहीं सुना रहेगा, मगर महसूस जरूर किया है। अभी कोई भी स्पीकर जो आता है ना, ऑडियंस की चाहत होती है कि ये आएगा और कुछ बोलेगा। ऑडियंस की चाहत है, पर स्पीकर वो नहीं करता है। अगर वो ट्रेन स्पीकर है, सब कुछ उसने प्रिंसिपल समझा है, तो आता है, वो बोलता नहीं है, वो रुकता है। पॉज, ही इज पॉजिंग। नर्वसनेस नहीं है, चेहरे पे मुस्कान है। ऐसा रुकेगा तो लोग डर जाएंगे कि अरे बंदा भूल गया, पर चेहरे पे मुस्कान है। अमिताभ बच्चन को देखो, जब भी उसके फिल्म फॉर अवार्ड्स होते हैं या कोई भी इवेंट्स होता है, चेहरे पे आता है फर्म लुक। ये अभी यहाँ पे बंदा खड़ा है, पॉज, नाउ ही इज पैनिंग द ऑडियंस, नजर लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, विथ अ स्माइल। लोगों को अप्रिशिएट किया इनडायरेक्टली कि जो भी आए हैं मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, मेरे चेहरे पे मुस्कान है, ऑटोमेटिकली ऑडियंस विल स्माइल। क्यों? क्योंकि आपने स्माइल भेजा है, क्योंकि आपको जो चाहिए वो आपको भेजोगे तो ही तो आएगा। तो ये एक साइंटिफिकली रीजन है। तो आपने मुस्कुराए, आपने लोगों को देखा, लोग आपको देख रहे हैं, आपने एक्नॉलेज किया, और फिर ये पर्टिकुलर मेथड पॉज एंड पेन, एंड नाउ यू आर स्टार्टिंग। तो ये पर्टिकुलर मेथड जो है, इससे लोगों का अटेंशन काफी लेवल पे बढ़ जाता है, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो इंसान जो है, अगर वो नया भी है, देयर विल बी हाई चांसेस दैट ऑडियंस इज इंक्लाइंड एंड इंटरेस्टेड टू लिसन व्हाट आई एम गोइंग टू से एज अ स्पीकर। या वाओ, सुपर्ब आंसर। और आपने शॉर्ट्स में ही इतनी सब चीजें बता दी, तो आई एम वंडरिंग कि आपके जो कोर्स होगे उसमें आप कितने पावरफुल चीजें बताओगे और कितने इंसाइट्स दोगे कि ऑडियंस, कोई जो पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहता है, अच्छे से पब्लिक स्पीकर बनना चाहता है, वो अगर आपके साथ में आके आपसे जुड़े तो उनको सब टेक्निक पता चल जाएगी और वो ऑटोमेटिकली अच्छा स्पीकर बन जाएगा। और जो आपने एक टेक्निक कही वो मैंने आज के सेशन में भी नोटिस की। आप आए और आपने वो मेथड यूज किया, काफी अच्छा लगा। आप जो सिखा रहे हो वो आप खुद यूज कर रहे हो। थैंक यू। थैंक यू आंसर करने के लिए, बिकॉज बहुत ब्यूटीफुली आपने आंसर किया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोगों को, ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग और वो सब बहुत कर लेंगे या सीख लेंगे, बट काफी सारे लोगों को स्टेज नाम से ही बहुत डर लगता है। स्टेज पे जाने के टाइम ही उनके पैर कांपने लगते हैं, जिसे हम स्टेज फियर बोलते हैं। तो अगर स्टेज तक ही नहीं पहुंचेगा तो पब्लिक स्पीकिंग करेगा कैसे? तो किसी को अगर स्टेज फियर भगाना है, स्टेज फियर को कम करना है, तो वो क्या कर सकता है? ओके, सो पहले तो ये जो सवाल है कि स्टेज पे ब्लैंक होना, स्टेज फियर जो है वो आएगा तो मैं क्या करूं, तो सबसे पहला है ना, उसके लिए प्रिपेयर हो जाना है। स्टेज पे ब्लैंक हो गए वो नॉर्मल है, क्योंकि मुझे याद है मेरा जब इवेंट था, जो ऑडिटोरियम इवेंट था, जहां पे मैं बहुत प्रिपरेशन करके गया था, मेरे हाथ में नोट्स थे। मैंने ये सोचा था कि मुझे नोट्स की जरूरत नहीं है, पर एज अ बैकअप प्लान मैंने नोट्स हाथ में रखे थे कि अगर मैं भूल गया, अगर मैं ब्लैंक हो गया तो मैं नोट्स को रिफर करूंगा और मैं बताऊंगा। पर मेरा इंटेंशन नहीं था। अभी मैं स्टेज पे गया और वो पर्टिकुलर मोमेंट था जहां पे मैं ब्लैंक हो गया। मेरे पास नोट्स थे, मैंने नोट्स को देखा, पर मैं फिर भी कुछ नहीं देख पा रहा था, क्योंकि जो शब्द मुझे बोलने थे वो मेरे नजर में ही नहीं आ रहे थे। मेरा ऊपर का पैरा, नीचे का पैरा, वो सब दिख रहा था। द पॉइंट दैट आई नीड टू स्पीक, आई वाज नॉट एबल टू स्पीक इट आउट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये जो है ना, अगर हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि गेटिंग ऑन स्टेज
गेटिंग ब्लैंक या स्टेज फियर है वो होगा, वो नॉर्मल है। तो उसको ओवरकम करना है तो एक सिंपल एनालॉजी में यूज करता हूं। अगर इंसान को स्विमिंग का डर है तो डर कैसे भगा सकता है? स्विमिंग करके। सिमिलरली, अगर पब्लिक स्पीकिंग का फियर है, स्टेज पे आने से डर लगता है, उससे अगर दूर करना है तो स्टेज पे एक बार जाना रहेगा। एक बार स्टेज पे गए, ब्लैंक हुए, ठीक है। गिर गया तो क्या हुआ? गिरता वही है जो चलता है। फिर क्या करना है? उठकर फिर से चलना है। तो कंसिडरिंग अ पॉइंट कि स्टेज पे ब्लैंक होना नॉर्मल है, और ये अगर पॉइंट आ गया कि स्टेज पे होना नॉर्मल है, अगर होते हैं ना तो उससे डर नहीं लगता है। यू विल बी प्रिपेयर्ड टू ओवरकम दैट सिचुएशन। अगर आप बोलोगे कि मैं स्टेज पे ब्लैंक नहीं होऊंगा, और ये पर्टिकुलर पॉइंट के आप जाते हो और ब्लैंक हो जाते हो, यू विल बी इन अ वेरी टेरिबल पोजिशन। सो ये पर्टिकुलर माइंडसेट का अगर ओपन रहता है, यू आर मोर कंफर्टेबल टू फेस दैट पर्टिकुलर फियर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इफ इट हैपेंस। वाह, काफी सही आंसर दिया आपने कि पब्लिक स्पीकिंग या स्टेज फियर जो किसी को भगाना है या दूर करना है तो उसका एक ही मेथड है, आपको पब्लिक स्पीकिंग करना पड़ेगा, आपको ऐसे चांस ढूंढने पड़ेगी या क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि आप अच्छे से पब्लिक स्पीकिंग करो, बिकॉज प्रैक्टिस से ही किया जा सकता है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि काफी लोग पब्लिक स्पीकिंग करते हैं या अपनी स्पीच देते हैं जो नए नए होते हैं, उन लोग के बोलने में ऐसे सब वाले साउंड काफी आते हैं, पता नहीं क्यों आते हैं, तो उसे कैसे लोग करेक्ट कर सकते हैं? गुड क्वेश्चंस, काफी रिसर्च किया है आपने। जो जो चैलेंजेस आते हैं, तो मेरा जो एडवांस कोर्सेज होता है ये सब चीजें मैं उसमें बताता हूँ। अभी तो ये ऑब्वियसली समझते हैं कि आपको अगर सीखना है अच्छे से तो आप इनके एडवांस कोर्स जरूर ज्वाइन करिए। मैंने तो थोड़े ही डाउट पूछ रही हूँ, आपको पूरा इंसाइट इनके एडवांस कोर्स में जरूर मिलेगा। या थैंक यू। सो आपका जो सवाल था आ उम, अभी इसे कहते हैं फिलर वर्ड्स। अभी फिलर वर्ड्स क्या होता है कि जब भी हम, हमारे पास जो चीजें हैं वो बताने के लिए हमारे पास शब्द कम है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये पर्टिकुलर जो खाली जो है, जो जगह है, उसे फिल करना है, इसीलिए कहते हैं फिलर वर्ड्स। तो अभी फिल करने के लिए क्या है, तो अभी मैं अभी क्या कह रहा था, अभी ये क्या था, मैं सोच रहा हूं, और मैं सोचने के लिए मैं समय ले रहा हूं, और ये जो समय जो है उसको मुझे फिल करने के लिए मैंने आ यूज किया। अभी इसका अगर लॉजिकली रीजन कहेंगे कि आपका जो दिमाग का प्रोसेसिंग है वो, और आपका शब्द का प्रोसेसिंग है, द अमाउंट ऑफ आउटपुट दैट यू नीड टू डिलीवर एंड द ब्रेन प्रोसेसिंग इज नॉट मैचिंग। अगर आपका जो ब्रेन प्रोसेसिंग है वो स्लो हो रहा है और आप फटाफट बोल रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपको क्या बोलना है नेक्स्ट वो आपके दिमाग में आया नहीं है, एंड यू आर वेटिंग फॉर योर ब्रेन, योर थॉट्स टू प्रोसेस, और इसलिए आप ब्लैंक हो रहे हो। तो उसके लिए एक ही चीज है कि आपको बोलना और आपका ब्रेन प्रोसेसिंग दोनों सेम रहना चाहिए, ताकि व्हेन यू आर स्पीकिंग यू नो व्हाट इज गोइंग इन ब्रेन। सो इसीलिए वो फिलर वर्ड्स आते हैं, क्योंकि आपके थॉट्स जो है वो ठीक से आ रहे नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि ऑर्गेनाइज योर थॉट्स एंड डिलीवर इट। क्योंकि अगर काफी बार कोई प्लान्ड इवेंट रहेगा तो पहले ऑर्गेनाइज थॉट्स करना बहुत जरूरी है, नहीं तो शुरू कर दिया और फिर बाद में ब्लैंक हो गए, और फिर जब ब्लैंक हो जाते हैं तब नर्वसनेस आ जाता है, तब बहुत कुछ आ जाता है। तो ये फिलर वर्ड्स है, और ओवरकम करने के लिए आपको थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना रहेगा। एंड सेकेंड थिंग, अगर फिलर वर्ड्स आते भी है तो उसे निकालने के लिए बेटर मेथड इज यूजिंग पॉज। अगर मैं कुछ सोच रहा हूं, लेट मी रिकलेक्ट फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। अभी ये मैं सोच रहा हूं, अभी मैं, अगर मैं सोचने के बाद में कहता हूँ लेट मी रिकलेक्ट फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, जो पहला जो था अभी के जगह पे अगर मैं सिर्फ रुक जाता हूँ, मैं सिर्फ ठहर लेता हूँ कि लेट मी रिकलेक्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स फर्स्ट, तो और मैंने बोला नहीं, मैंने पॉज लिया है। सो ये ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट नहीं करता है। या आप बहुत अच्छे आंसर दे रहे हो और सच में जो ऑडियंस है उनको बहुत कुछ सीखने और जानने मिलता है, और जो पब्लिक स्पीकिंग में खुद का करियर बनाना चाहता है या हॉबी जैसे बात करना चाहता है तो उनको बहुत बहुत हेल्प होगी ये सब टेक्निक से। मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि ये पब्लिक स्पीकिंग में कंटेंट ज्यादा इम्पोर्टेंट है या कंटेंट की डिलीवरी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? गुड। सो
कहा जाता है कि कंटेंट इज द किंग। आप क्या बता रहे हो वो किंग है, मतलब आपका जो सब्सटेंस है जो आप देने वाले हो वो रिलेवेंट होना चाहिए, हॉनेस्ट रहना चाहिए, इंटीग्रिटी रहना चाहिए, कुछ फ्लॉलेस नहीं रहना चाहिए, कुछ गलत नहीं रहना चाहिए। तो ये तो चीजें सब सही है। अगर मैं इसका एग्जाम्पल लेने जाऊं तो जितने भी अच्छे यूट्यूब चैनल जो टॉप रैंकिंग होते हैं, अभी आप उनका कोई की वीडियो का एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जो भी उनका टाइटल है। अभी जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा का अगर बिजनेस का जो भी वीडियोस टॉप रैंकिंग है उसका अगर आप टाइटल उठाओगे और वही सेम टाइटल सर्च करोगे, सो अपार्ट फ्रॉम विवेक बिंद्रा देयर विल बी सेवरल अदर वीडियोस, यू विल फाइंड इट विद द सेम कंटेंट। और जब उसके अंदर डिटेल में जाओगे, आप रिसर्च करोगे, तो आपको लगेगा कि अरे ये कंटेंट में तो और ज्यादा इंफॉर्मेशन है और बहुत कुछ है। हाउएवर दैट वीडियो इज रैंकिंग बिलो, लोग उसे कम रैंक दे रहे हैं। जो पहला वीडियो था डॉक्टर विवेक बिंद्रा का, उसको ज्यादा रैंक दिया। सो अभी कंटेंट तो रॉक सॉलिड इसका भी था, पर इनका जो कंटेंट है वो रैंकिंग क्यों हुआ? क्योंकि एक तो है कंटेंट जो दे रहे हैं वो तो सॉलिड है ही, साथ में जो अंदाज है, जो स्टाइल ऑफ डिलीवरी है। इसीलिए मैंने कहा था कि बॉडी लैंग्वेज एंड वोकल वेराइटी रियली वर्क्स अ लॉट। तो इसमें रिसर्च हुआ था जिसके अंदर कहा गया था कि 3 चीजें इंपॉर्टेंट है वेन एवर अ पर्सन इज डिलीवरिंग हिज स्पीच। जैसे कि जो ये थर्ड स्टेप था, इफेक्टिव कंटेंट डिलीवरी, जिसके अंदर आते हैं कि आप जब बता रहे हो तो आपका कंटेंट है वो हुआ। सेकेंड चीज आता है आपका बॉडी लैंग्वेज, जिस अंदाज से आप बात कर रहे हो। ये बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो इट्स नॉट जस्ट योर हैंड्स, आपका आइस, आपका स्माइल, आपका शोल्डर, आपका हैंड्स, आपका लेग्स। अगर मुझे चाहिए कि वहां पे कोई मस्ती कर रहा है और मैं स्टेज पे हूं, तो मैं क्या करूंगा? मैं उन्हें ये नहीं कहूंगा कि अरे सुनो यहाँ पे। मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ सबकॉन्शियसली कि लोगों का ध्यान भी ना रहे, मैं 2 कदम उस तरफ चल गया। जैसे मैं 2 कदम वहां पे चलेगा, मैं चलूंगा वहां पे, जो ऑडियंस जो वहां पे डिस्ट्रैक्ट हुआ तो अपने आप मुझे सुनने लगे और फिर वापस में आ जाऊंगा। सो सबकॉन्शियसली ये सब करना रहता है, ना कि किसी को पिन पॉइंट करके भी हम कर सकते हैं। मगर आई यूज दिस अदर मेथड कि हाँ थोड़ा चल लिया, अपने आप अटेंशन आ गया। और यहाँ पे मुझे अगर स्टेज जो है उसी चीज को, अभी ये कंटेंट जो आप बता रहे हो उसको मुझे ऑर्गेनाइज करके कहना है, तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि आज हम 4 स्टेप समझने वाले हैं। पहला स्टेप जो है वो ये है, सेकेंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप ये है, फोर्थ स्टेप ये है। अभी ये मैंने क्या किया, अभी मैं कहूंगा कि यहाँ पे कौन सा स्टेप था, तो आप कहोगे कि फोर्थ स्टेप था। यहाँ पे कौन सा था, फर्स्ट स्टेप था। तो ये जो पर्टिकुलर स्टेज है उसको ही मैंने हैंडल किया टू प्लेस माय कंटेंट विच आई यूज इट एज कंटेनर थियरी, कि आपका जो स्टेज है उसके ऊपर कंटेनर बना दो वर्चुअल, ताकि मैं अगर ऑडियंस को पूछूंगा कि ओके यहाँ पे क्या हो रहा था, कौन सा स्टेप था, तो ऑडियंस कहेगी कि यहाँ, मुझे ये नहीं कहना है कि थर्ड स्टेप कौन सा था, मैं सिर्फ ये भी बता दूंगा, तो ऑडियंस को समझ जाएगा कि हाँ यहाँ पे थर्ड था, यहाँ पे क्या हुआ था। ये क्या हो गया, वर्चुअल मैप कर दिया आपने। लोग चार्ट पे बनाते हैं, ये आपने वर्चुअली आपने पूरा स्टेज को यूज किया। काफी लोग कहते हैं कि हम स्टेज में कैसे खुद को प्लेस करें। ये भी सवाल आता है कि हम खड़े खड़े बोले या चलते चलते बोले, कौन से इफेक्टिव है। काफी कुछ है, अभी ये क्वेश्चन तो काफी लंबा हो सकता है, मगर कंटेंट एंड बॉडी लैंग्वेज वोकल वैरायटी, तो अभी मैंने एग्जांपल दिया, उससे आपको काफी आइडिया मिल जाएगा। वन इज व्हाट यू स्पीक एंड हाउ यू स्पीक। हाउ यू स्पीक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यप, काफी अच्छे से आंसर किया, और इसमें भी आपने टेक्निक्स बताए कि अगर कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो आपको बिना लोगों को नोटिस कराए या बिना उसके बुरा फील कराए उसका ध्यान भी लिया आपने, और लोगों के लिए जो आप कंटेंट डिलीवर कर रहे हो उसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है वो भी आपने बताया। आपने इतनी अच्छी अच्छी नॉलेज शेयर की, तो मैं जानना चाहती हूँ कि अगर ऑडियंस में से कोई रियली इंटरेस्टेड है पब्लिक स्पीकर बनने में, तो वो आपसे कैसे कनेक्ट कर सकता है और कैसे आप उसकी हेल्प कर सकते हो? यस। सो अभी ये जो मेरा एक्सपीरियंस था, नॉलेज था, मैं जितने इवेंट्स करता था ना, मुझे बहुत मतलब अप्रिशिएट किया जाता था और लोग कहते थे कि अरे मजा आ गया। अभी ये मजा तो आ गया, पर मेरे मेंटर कहते हैं कि नॉलेज जो है ना उसे बांटो। अभी मैं नॉलेज को बांट रहा था, तो किसी का कुछ फोन आ जाता था मेरे रिलेटिव में या फ्रेंड का कि अरे मेरे पास ये पर्टिकुलर इवेंट है, मैं इसको कैसे करूं, मैं उसे शेयर करता था। किसी का कहता था कि अरे मेरा कॉर्पोरेट में ये है, मेरे को मैराथन होस्ट करना है, तो मैराथन होस्टिंग भी मैंने किया है, तो ये पर्टिकुलर इवेंट को कैसे करना है। तो ये सब सवाल मेरे पास बहुत आते थे और लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट करते थे। अभी मेरे मेंटर ने ये कहा कि अगर नॉलेज को तो शेयर करना है, उसके प्रॉपर तरीके से शेयर करो।
तो इसीलिए मैंने अपना कोर्स डिजाइन किया है जिसमें आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, जिसमें आई ऑलवेज टेक ऑलमोस्ट वंस इन अ वीक और वंस, अगर मैं स्केड्यूल ब्लॉक है तो एटलीस्ट वंस इन अ 15 डेज आई टेक पब्लिक स्पीकिंग इवेंट। इट्स अ फ्री वर्कशॉप फॉर ईच एंड एवरीवन, जहां पे ये जो चीजें शेयर की है उसी के रिलेटेड मैं पीपीटी भी दिखाता हूँ, कुछ वीडियोस भी बताता हूँ, ताकि अभी तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ, मेरे हैंड बॉडी लैंग्वेज यूज हो रहा है, पर जब पीपीटी में वीडियोस भी कुछ मैं शेयर करता हूँ एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, तो ज्यादा कनेक्शन होता है, लोगों को ज्यादा समझ में आता है कि अच्छा ये तो ऑलरेडी लोग करते हैं, हम तो सिर्फ देखते थे, अब हम माइंडफुल हो रहे हैं ये पर्टिकुलर चीजों के बारे में। तो ये सब मैं डिटेल में वर्कशॉप में जाता हूँ। तो ये मेरा करीबन 90 से लेके 100 मिनट्स का होता है, मतलब 1.5 से 1.25 घंटे का ये वर्कशॉप होता है जो मेरा रेगुलरली होता है। इसके अलावा मेरे कुछ और भी वर्कशॉप्स होते हैं विच इज रिलेटेड टू वीडियो स्किल्स, क्योंकि अभी जो 9 महीना था स्पेशली ड्यूरिंग लॉकडाउन, लोग डिजिटल हो गए हैं, तो डिजिटल ने काफी लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया है। मेरे को एक बंदा जो मेरा पार्टिसिपेंट है वो कहते हैं कि सर ही इज एज ऑफ 50 ईयर्स, तो सर मेरे को कहाँ पे भी खड़ा कर दो, 50 लोग के सामने मैं कैसे भी बोल दूंगा, आई एम एबल टू एड्रेस, पर वीडियो के सामने जब मैं कैमरा रिकॉर्ड करता हूँ मेरी बोलती बंद हो जाती है, क्या करें। तो मैंने कहा कि अभी तो वीडियो का ही जमाना है, तो उसके रिलेटेड मेरे कोर्सेस जो हो रहा है वो 14 फेब को हो रहा है। इट्स अ वैलेंटाइन डे, अगर आप फ्री हो तो आ सकते हो, खुद के साथ वैलेंटाइन बना सकते हो। तो काफी सारी चीजें हैं तो मेरे चल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक स्पीकिंग के रिलेटेड, जो भी जरूरतें होती है फॉर अ पर्सन टू ग्रो इन लाइफ, वो सब मेरे वर्कशॉप्स होते हैं। यस। ऑडियंस में से सौरभ सोमानी जी का क्वेश्चन आ रहा है कि बिजनेस में पब्लिक स्पीकिंग से कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। ओके, 100% ग्रोथ हो सकता है। आपका बिजनेस, आपका चाहत क्या है बिजनेस को ग्रो करने का। एक तो है कि आप बिजनेस में आपका नेम फेम हो। अभी नाम तभी होगा जब आप किसी के साथ भी आपका जो प्रोडक्ट है उसे आप शेयर करोगे, उसका जो स्वॉट एनालिसिस करोगे, क्योंकि हर प्रोडक्ट का स्ट्रेंथ होता है और उसका कॉम्पिटिटर आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस भी जानता है। तो आपको ये स्वॉट एनालिसिस करोगे, अभी जैसे ही स्वॉट एनालिसिस करोगे जो वीकनेस है उसको ओवरकम करने के लिए आपके पास क्या क्या है, ये चीजें आप ध्यान रखोगे। और जब भी आप जाओगे स्टेज पे, क्योंकि एक चीज ध्यान रखिए, अगर आप बिजनेस के रिलेटेड आप कोई भी बातें करते हो, देयर विल बी पर्सन इन द ऑडियंस, दे विल आस्क अ क्वेश्चन अपोजिट। जैसे कि अगर मैं ये लेता हूं इससे नहीं हुआ तो, अगर मैं ये किया इससे ना हुआ तो, आप तो उसका एडवांटेज बता रहे हो, मगर एडवांटेज के साथ साथ आपको ये भी माइंडफुल होना है कि ऑडियंस क्या सवाल पूछ सकते हैं। तो वो भी आपका प्रिपरेशन हो गया ना, तो आप जब ये सवाल का जवाब देने के लिए आप को ज्यादा प्रिपरेशन होना पड़े, मतलब आप ज्यादा प्रिपेयर्ड रहोगे वो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। फिर मुझे आपको कहना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर सवाल काफी अच्छा था, इसके लिए मैं आपको बाद में कनेक्ट होता हूं। तो बेटर सेकंड आंसर की जगह पहला आंसर बेटर रहेगा कि आप उसके ऊपर स्वॉट एनालिसिस करके आप जाओगे तो काफी बेटर है। और बिजनेस में पब्लिक स्पीकिंग का ग्रोथ 100% है, क्योंकि जैसे मैंने एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में, 1 to 1 और 1 to many, बिजनेस इज 1 to many। या आई होप सौरभ जी को अपना आंसर मिल गया होगा। और यज्ञेश जी ने आज काफी अच्छा सेशन दिया, काफी सारे अच्छे टेक्निक सिखाए, खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू सो मच यज्ञेश जी, आप हमसे कनेक्ट हुए, बीइंग ऑसम विथ मास्टर्स में आप पब्लिक स्पीकिंग के मास्टर बन के आए। और मैं ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि इनके यूट्यूब चैनल है यज्ञेश इनसाइट करके, और इनका पेज है फेसबुक पे, तो आप उसे फॉलो करें, यूट्यूब पे उनको सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे उनको फॉलो करिए। तो आपको पब्लिक स्पीकिंग के और भी ज्यादा जानकारी मिलती रहेगी और भी टेक्निक्स मिलती रहेगी। और अगर आप उसको सच में एकदम अच्छे से सीखना चाहते हो तो आप जाके यज्ञेश जी के जो सेमिनार होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, उन्हें अटेंड कर सकते हो। थैंक यू सो मच यज्ञेश जी आज हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। सो थैंक यू संगीता। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है यज्ञेश मालविया, फेसबुक पेज है यज्ञेश इनसाइट्स, फेसबुक प्रोफाइल है उसे भी आप फॉलो कर सकते हो, यज्ञेश मालविया इज द फेसबुक प्रोफाइल नेम। सो थैंक यू फॉर दिस। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट संगीता, शी इज ऑल्सो सक्सेस कोच। उनके भी जो यूट्यूब चैनल है काफी रिलेवेंट और काफी पॉइंट के मुताबिक उनके जो वीडियोस होते हैं। सो अगर आपका कोई दर्द है और वो दर्द का आंसर चाहिए, और ये पर्टिकुलर वीडियो आप
high chances that people will or the automatically there are high chances कि आपका जो पेन है ना वो हाई लेवल पे कवर हो जाएगा, क्योंकि मैंने उनके टेस्टिमोनियल्स भी देखे थे. देयर आर पीपल हु आर रियली अप्रिशिएटिंग. एंड एज अ कोच, एज अ स्पीकर, अच्छा तभी लगता है जब लोगों का जो दर्द है ना वो सॉल्व हो जाता है. अप्रिशिएट करते हैं, ताली मिलता है, अच्छा लगता है. पर जब कोई आता है और कहता है कि आपके ये पर्टिकुलर चीज की वजह से ना मेरी जिंदगी में ये बदलाव आ गया, विच इज सेड एज ट्रांसफॉर्मेशनल. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन एज अ व्यूअर में होता है, एज अ पार्टिसिपेंट में होता है ना, एज अ कोच इट फील्स लाइक वाओ, मेरी जिंदगी वसूल हो गई, मैंने जो भी सीखा है वो भरपूर है. या थैंक यू सो मच. आपने एकदम करेक्ट कहा. मुझे ऐसे लोग आके बोलते हैं कि आपने वो चीज बताई थी या फिर आपने मेरी कोचिंग की तो मुझे इतनी हेल्प हो गई, मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई और बहुत अच्छा फील होता है. आज के सेशन में मुझे बहुत मजा आया और मैं ऑडियंस को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप हमारे साथ बने रहे और अब तक आपने हमें सुना और बहुत सारी चीजें सीखी. और जो भी फ्यूचर में लोग हमें देख रहे हैं उनको भी हम थैंक यू बोलना चाहते हैं. और इसी के साथ आज का बीइंग ऑसम विथ मास्टर्स हम एंड करने वाले हैं. बने रहिए हमारे बीइंग ऑसम विथ मास्टर्स में. नेक्स्ट वीक हम जानेंगे कि कैसे आप अपने लाइफ को बैलेंस क्रिएट कर सकते हो. जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें चलते रहती है तो अपने लाइफ में कैसे बैलेंस लेके आ सकती हो. मिलते हैं नेक्स्ट वीक. बाय thank you, bye bye. Thank you all the viewers बाय. for being over there. Learn, 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 and once you learn you remove L. क्या बचता है आपके पास? अर्न, अर्न, अर्न. अर्निंग आपके पास ऑटोमेटिकली आएगा. सीखते जाओ, क्योंकि अमिताभ बच्चन भी कहते हैं सीखेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया. Okay, thank you very much. Yeah, thank you very much. Take care. Bye. थैंक यू यज्ञेश जी. बाय एवरीवन.